हम हैं मुस्तैद, हम हैं तैयार। आसमान की बुलंदियों से सागर की गहराइयों तक हम हैं मुस्तैद। हमारे जवानों ने हर बार अपने आप को सिद्ध किया है। उनकी कुछ और कहानियों के साथ मौजूद हैं हम इस बार रक्षक में। रक्षक में हम इस बार पहुंचे हैं पुणे, जहां एफ इंडेक्स 2023 का आयोजन हो रहा है। और सबसे खास बात, किस तरीके से अफ्रीका और भारत की सेनाओं में सहयोग बढ़े, इस चीज को लेकर कयावत जारी है। Closer defense and security cooperation will be a key pillar of India-Africa partnership. यूँ तो भारत और अफ्रीकी देशों के साथ रक्षा सहयोग काफ़ी पुराना है, लेकिन अगर बात करें डेफ एक्सपो 2020 की, तो उसमें इंडिया अफ्रीका डिफेंस मिनिस्टर कॉन्क्लेव में इसमें एक नया आयाम जोड़ा। और गांधीनगर में होने वाली डेफ एक्सपो 2022 की अगर बात करें, तो उसके साइडलाइन से जो इंडिया अफ्रीका डिफेंस मिनिस्टर डायलॉग हुआ, उसने भी एक नया आयाम इसमें जोड़ा। और अब आर्मी चीफ्स कॉन्क्लेव इसमें एक नया आयाम जोड़ रहा है कि खास तौर पर किस तरीके से सहयोग को आगे बढ़ाया जा सकता है, किस तरीके से हमारी जो डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री है वो प्रोडक्शन आगे ले जा रही है, उसमें किस तरीके से अफ्रीकी देशों की मदद की जा सकती है। Needless to say that in this defense mechanism, the armed forces and especially the army plays a key role. So, in order to proceed on the path of development, African states have to become stronger and more capable in general, and particularly so in the defense domain. That is, the African states need capable and responsible armed forces. India is steadfast in its commitment to provide support in all defense-related matters to our African partner countries, including the capability enhancement of their armed forces. India has been at the forefront of providing training to the armed forces of the African nations and equipping their military personnel with the necessary skills and the competencies to face the security challenges of the 21st century. The aim of Appendix 2023 was not only to jointly train all participant contingents in humanitarian, mine action and peacekeeping operations, but in so doing enhance cooperation, share best practices and achieve interoperability amongst all African armies. The conduct of such operation in a joint forces environment under the UN mandate is a challenging task, especially for Chapter 7 missions. The additional demands of operating in this environment
within the mandated rules of engagement is always demanding for troop contributing nations. Exercise like the AF Index go a long way in helping all of us to conduct our military operations effectively in an UN environment. एफ इंडेक्स 2023 में ये जो वैलिडेशन एक्सरसाइज है उसके अंदर ये बताने की कोशिश की गई है कि अगर किसी जगह आतंकवादी हमला होता है या कोई रेबल ग्रुप किसी गांव पर हमला करता है तो जो टीम है, जो सेना की टीम है, वो किस तरीके से उन पर काबू पाएगी। मेरे ठीक बाईं तरफ अगर आप देखेंगे तो ये एक गांव है जहां जो यूएन फोर्सेस हैं वो एक रेबल ग्रुप को काउंटर करने के लिए पहुंच रही है। किस तरीके से हेलीकॉप्टर के ज़रिए यहाँ वो पहुंचे हैं, लगातार जो ड्रोन्स हैं उनके ज़रिए यहाँ नज़र रखी जा रही है। और इसके अलावा ख़ास बात ये भी है कि एक कमांड सेंटर यहाँ से दूर स्थापित किया गया है जिसमें जो यूएन फोर्सेस है उनकी जो सभी गतिविधियाँ हैं उन पर नज़र रखी जा रही है, उन किस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ जो रेबल ग्रुप है वो किस तरीके से लगातार अपनी घटनाएं हैं, यहाँ के जो गांव वाले हैं उनको किस तरीके से अपने काबू में ले रहे हैं। ये सारी घटनाएं एक ड्रोन के ज़रिए देखी जा रही हैं कमांड सेंटर में। उसके बाद से यूएन फोर्सेस किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं ये साफ तौर पर यहाँ दर्शाया गया है। लगातार धीरे धीरे सदैव कदमों से आगे बढ़ते हुए और बिना किसी शोर के लगातार जो रेबल्स ग्रुप हो उनको किस तरीके से काउंटर किया जाएगा ये साफ तौर पर यहाँ दर्शाया गया है। गाँव का पूरा एक दृश्य यहाँ रिक्रिएट किया गया और ये जो पूरी एक्सरसाइज है एफ इंडेक्स उसमें ये सारी चीज़ें दर्शाई गई हैं। मेरे ठीक सामने आप देख सकते हैं जो यूएन फोर्सेज है उन्होंने हाउस में फोर्स एंट्री की है और जो रेबल ग्रुप है उनको किस तरीके से डाउन किया जाना है, किस तरीके से काउंटर किया जाना है बिना किसी नुकसान के। ख़ास तौर पर ऐसे ऑप में इस तरीके की ध्यान रखने की सबसे बड़ी बात ये होती है कि आखिर जो हमारे फोर्सेस के लोग हैं, हमारे जो जवान हैं, किस तरीके से उनको किसी तरह का नुकसान ना पहुँचे। और ख़ास तौर पर जो रेबल ग्रुप हैं, रेबल ग्रुप की जो हरकतें हैं उन पर लगातार नज़र भी रखनी होती है कि आखिर किसी भी एंगल से कहीं से भी छुपकर वो हमला ना कर दे। तो ये काफ़ी सधा हुआ, काफ़ी हम कहेंगे कैलकुलेटेड ऑपरेशंस जो है वो ये किया जा रहा है। और भारतीय सेना चूँकि लगातार अगर हम कश्मीर की बात करें, नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है उनकी तरफ बात करें, उसमें भारतीय सेना के पास ऐसा बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है इन सारी चीज़ों का। और इसी के मद्देनज़र जो अफ्रीकी फोर्सेज हैं उनको एफ इंडेक्स 2023 के अंतर्गत ये सारी जो काबिलियत है, जो सारी कौशल भारतीय सेना के पास है वो कोशिश की जा रही है कि भारतीय सेना के पास भारतीय सेना अफ्रीकी जो सेना है उनको दे। तो बिल्कुल ज़ाहिर तौर पर एफ इंडेक्स 2023 के बीच जो वैलिडेशन एक्सरसाइज है उनके जरिए जो अफ्रीकन फोर्सेस है उनमें कैपेसिटी बिल्डिंग की जा रही है। और ख़ास बात किस तरीके से रेबल ग्रुप्स है, अगर टेररिज्म की कोई गतिविधि होती है उसमें किस तरीके से एक्शन लेना है, किस तरीके से लगातार आगे बढ़ना है, ये सारी चीज़ें जो अफ्रीकन फोर्सेस हैं उनको सिखाई जा रही हैं। जो सिमनेरी विलेज है उसमें एफ इंडेक्स 2023 में जो रेबल्स ग्रुप है उसको यूएन फोर्सेस ने काउंटर किया और उसके बाद से किस तरीके से वहाँ जो बॉम्ब हो सकते हैं या दूसरे साजो सामान है, विस्फोटक हो सकते हैं, उसको किस तरीके से देखा जाए, किस तरीके से जांचा जाए। ये मेरे ठीक बाईं तरफ दर्शाया गया है कि जो रोबोट्स हैं वो जो अनमेन्ड व्हीकल है उनको यहाँ भेजा जा रहा है और ठीक उनके पीछे जो बॉम्ब है वो दिखाए गए हैं और अनमेन्ड जो व्हीकल है वो वहाँ जाकर किस तरीके से रिमोटली ऑपरेटेड ये व्हीकल है उसमें ख़ास तौर पर ये चेक किया जा रहा है कि इसमें किसी तरह का कोई विस्फोटक तो नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब कोई जवान अगर इसके पास जाएगा और ये विस्फोट होता है तो उसकी जान को खतरा है। तो ये सारी चीज़ें किस तरीके से की जाएँ अनमैन्ड व्हीकल के ज़रिए, ये इसको यहाँ दर्शाया गया है। और ये एक बड़ा अहम चरण है कि जब भी किसी रेबल ग्रुप को काउंटर किया जाए उसके बाद की जो एक्टिविटीज़ है वो काफ़ी मायने रखती है कि आखिर वहाँ कोई विस्फोटक तो नहीं है, ये चेक किया जाए। और उसके बाद से वो जो वहाँ घायल है उनके लिए अलग से कैंप स्थापित किया जाए, चिकित्सा की व्यवस्था की जाए। ये सारी चीज़ें बहुत त्वरित गति से करनी होती हैं, बहुत सावधानी पूर्वक करनी होती है। और इसके साथ ही ये भी ध्यान रखना होता है कि अगर कोई विस्फोटक है तो
तो उसको किस तरीके से न्यूट्रलाइज किया जाए, किस तरह से उसको डिफ्यूज़ किया जाए, ये जो चरणबद्ध तरीके से किए जाते हैं और इसी का प्रदर्शन एफ इंडेक्स 2023 में किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, चूँकि भारतीय सेना के पास इस तरह की कैपेसिटी है, बहुत अच्छा एक अनुभव है जो भारतीय परिस्थितियाँ उनमें देखने के लिए, तो इन सब चीज़ों की वजह से भारतीय जो सेना है इन सब चीज़ों का अनुभव अपने साथ रखते हुए यही सारा अनुभव जो है, जो अफ्रीकी नेशंस है, जो अफ्रीकी नेशंस एफ इंडेक्स 2023 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके साथ ये अनुभव साझा कर रही है। पुणे में जो एफ इंडेक्स 2023 का आयोजन किया गया है, उसकी कयावत ये है कि जो अफ्रीकन आर्मीज़ हैं वो किस तरीके से इंडियन मैन्युफैक्चरर्स तक, जो डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन तक पहुंच सकें। और इसीलिए ये एग्जीबिशन यहाँ आयोजित की गई है, जिसमें जो इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने अपने साजो सामान को प्रदर्शित किया है। मेरे ठीक पीछे आप माउंटेड गन सिस्टम देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जो इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स हैं, कई सारे बड़े नाम हैं, उन्होंने जो ब्रिजिंग सिस्टम है, उसके अलावा जो अटैक्स हैं और कई सारे जो स्मॉल आर्म्स हैं और आर्म एमुनिशंस के अलावा रडार सिस्टम, इन सबको यहाँ पेश किया है। उन सब की कयावत ये है कि जो अफ्रीकन आर्मीज़ के चीफ जो यहाँ आए हैं वो हमारे सिस्टम से रूबरू हो सकें, अपनी ज़रूरतों के लिहाज से चीज़ों को यहाँ देख सकें। जिस तरीके से सरकार की ये कोशिश है कि अफ्रीका और भारत के बीच जो रक्षा सहयोग है उसको और आगे ले जाया जाए, उसके मद्देनज़र ये एक बेहतरीन कदम है। इसके ज़रिए न केवल हमारे इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अफ्रीकी सेनाओं की जो ज़रूरतें हैं उनको समझ सकेंगे, बल्कि अफ्रीकी सेनाएं हैं किस तरीके से भारत में रक्षा साजो सामान का निर्माण हो रहा है और किस तरीके से भारतीय सेना उनको इस्तेमाल कर रही है, इसकी जानकारी भी अफ्रीकी जो सेनाएं हैं उनको मिल सकेगी। एफ इंडेक्स 2023 में जो डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्रीज़ है उनको इनवाइट किया गया है कि जो अफ्रीकन आर्मीज़ हैं उनके सारे में जो अपने हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनको डिस्प्ले किया जाए। यहाँ इलेक्ट्रोन्यूमेटिक्स है, जो भारतीय कंपनी है, किस तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है, इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ उनके वाइस प्रेसिडेंट कमांडर सुशील लूथरा जी हैं। हमारी कंपनी का एम ही ये है टू डेवलप इंडिजिनस प्रोडक्ट्स फॉर द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। सम ऑफ द प्रोडक्ट्स विच वी आर शोइंग टुडे हियर आर द शिप डैमेज कंट्रोल सिमुलेटर। हमने ऐसे 5 सिमुलेटर इंडियन नेवी के लिए बनाए हैं और एक म्यांमार नेवी को भी सप्लाई किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो हैव सबमरीन सिमुलेटर। दिस इज वन ऑफ इट्स काइंड ऑफ अ सिमुलेटर, सुधीर। और ये सिमुलेटर, इसमें डाइविंग एंड सर्फेसिंग ऑफ अ सबमरीन कैन बी कम्प्लीटली सिमुलेटेड। आपको जो ट्रेनीज होते हैं उन्हें सबमरीन पे जाने की ज़रूरत नहीं है, दे कैन प्रैक्टिस द डाइविंग एंड सर्फेसिंग ऑन दिस सिमुलेटर ओनली। सर, जो सबमरीन है बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, अगर हम एक्चुअल इन्वायरमेंट में ट्रेनिंग लेते हैं तो उसके अपने खतरे भी हैं, तो वो सारी चीज़ें भी बचाती है। और आपकी कंपनी ये अपनी तरह का ऐसा इकलौता प्रोडक्ट है जो इनका मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में कर रही है। जी, very rightly you have said the exact reason why these simulators are required is because जब ट्रेनिंग्स प्रैक्टिस करते हैं, अगर आप एक्चुअल सबमरीन में करेंगे, सबमरीन इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड मशीन और उसमें एक्सीडेंट होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बट ऑन दीज काइंड ऑफ सिमुलेटर्स द ट्रेनिंग्स कैन प्रैक्टिस all the drills and emergencies, ताकि when they go to the submarine or no actual submarine, training time reduces and the risk to rest of the crew is very less. So these kind of submarines now all over the world are very very important for all the navies, and I think in future Indian Navy will also be procuring many more of these simulators. अभी की बात करें तो सर इंडियन नेवी को किस तरह के जो कितना अमाउंट में आप सप्लाई कर रहे हैं? So this simulator we have not particular supply to the Indian Navy as of now, but 5 of these simulators, और अभी हम इंडियन नेवी के लिए 2 शिप फायर फाइटिंग सिमुलेटर्स भी बना रहे हैं वाइजैग और कोची में। इसके अलावा आपने माइन प्लॉ की बात की, वो नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट में है, उसको लेके किस तरह का डेवलपमेंट करें? जी, so with the help of DRDO, collaborating with DRDO R&D engineers Pune, we have developed the trawl and plow mechanism system. This system is already on the negative import list, and we have finished the trials of this system, and we are very hopeful that in the next couple of months we will be inducting this system in the Indian Army also. एफ इंडेक्स चल रहा है, इसमें जो इंडस्ट्री है उसको अफ्रीकन आर्मीज़ है उनके सामने अपने जो प्रोडक्ट्स है उनको दिखाने का मौका मिला है। आप किस तरह के प्रोडक्ट पिच कर रहे हैं कि जो अफ्रीकन आर्मीज़ है उनको दिए जा सकें, जिससे कि हमारा एक्सपोर्ट भी है वो यहाँ से बढ़े? So हम लोगों ने काफ़ी सीनियर ऑफिसर्स अफ्रीकन नेशंस के उनके साथ इंटरेक्ट किया है,
एंड उन्होंने एक चीज़ बोली है कि जो भी कंट्री हमें सप्लाई करती है, दे वांट अस टू बी डिपेंडेंट ऑन देम. So we want to create a system in which they don't have to depend on us completely. We are also offering to these African nations gun upgrades जो उनकी existing weapons हैं. We automate them and improve it and improve their efficiency, so that he does not need to buy new equipment for us, but their existing equipment can be used in a much better and efficient way. एफ इंडेक्स में जो एग्जीबिशन है उसमें किस तरीके से स्मॉल आर्म्स जो हैं वो यहाँ दिखाए गए हैं. इस सब में कई सारे जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं वो यहाँ आए हैं. हमारे साथ जेन टेक्नोलॉजीज़ के अशोक जी हैं. सर, किस तरह के जो इक्विपमेंट्स हैं, जो स्मॉल आर्म्स हैं, उनको लेकर आप यहाँ आए हैं? एक तो काउंटर ड्रोन इक्विपमेंट लेके आए हैं, एंटी ड्रोन सिस्टम लेके आए हैं. दूसरा हमारा लास्ट 3 डेकेड से जो हम फोकस कर रहे हैं वो है ट्रेनिंग सिमुलेटर्स एंड सॉल्यूशंस. तो वो भी लेके आए हैं हम यहाँ पे. और आप जैसे देख सकते हैं पीछे अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत इंटरेस्ट है कि सिमुलेटर ट्रेनिंग इक्विपमेंट खरीदें. यहाँ पे जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज हुआ था, उनके बाद उनको लग रहा है कि जो इंडियन सोल्जर्स हैं उनमें जो खासियत है किस वजह से उनको पता चल रही है. वाई इंडियन सोल्जर्स आर आउट परफॉर्मिंग देयर पीयर्स इन अदर आर्मीज, बिकॉज इंडियन आर्मी यूजेस सिमुलेटर्स एंड ट्रेनिंग इक्विपमेंट. तो जो सिमुलेटर्स हैं वो जो अफ्रीकन नेशंस के जो कई सारे आर्मीज़ के जो चीफ आए हैं उन्होंने इंटरेस्ट जताया है कि आखिर वो अपनी सेनाओं के लिए चाहते हैं. क्या खासियतें हैं सर इन सिमुलेटर्स की अगर बात करें तो क्या खासियतें हैं? किस तरीके से अफ्रीकी नेशंस की जो आर्मीज़ हैं उनको बेहतर ट्रेनिंग दे पाएंगे? तो अभी ऑलरेडी उन सिमुलेटर का एडवांटेज काफ़ी अफ्रीकन कंट्रीज़ को पता है. जैसे कीनिया, नाइजीरिया, सब ने ऑलरेडी खरीदा है हमारे पास. वो और स्केल करना चाहते हैं. बाकी अफ्रीकन कंट्रीज़ जो इंडियन गवर्नमेंट ने अभी बुलाया है वो आके देख रहे हैं. एंड वो उनको अभी खरीदने का ऑप्शन मिल रहा है क्योंकि इंडिया लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफर कर रही है. इससे पहले फंडिंग का प्रॉब्लम हो रहा था बिकॉज गवर्नमेंट एग्रेसिवली उनको लाइन ऑफ क्रेडिट दे रही है. वो अभी खरीदने की आशंका बहुत बढ़ गई है इसकी वजह से. जिस तरीके से सरकार प्रोजेक्ट कर रही है, मेक इन इंडिया की खासतौर पर बात की जा रही है कि हमारे जो डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स हैं साजो सामान बना रहे हैं, लेकिन अब सरकार पिचिंग कर रही है जो दूसरे हमारे फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनको भी कि आप आइए हमारे साजो सामान देखिए, रक्षा से साजो सामान है और उनमें इंटरेस्ट जताइए, वो हमसे खरीदिए. तो ये इसको आप किस तरीके से देखते हैं? इंडस्ट्री को किस तरीके से हेल्प आउट कर रहा है? नहीं, ये मेरे ख्याल से ये जो पिछले 8-9 साल में हुआ है ये ऑलमोस्ट 180 डिग्रीज टर्न अराउंड है. इससे पहले हमको पुश नहीं मिलता था गवर्नमेंट्स के आप बेचो ये करो. एक्चुअली हम इंडियन गवर्नमेंट को बेचने में दिक्कत होती थी. अभी तो इंडियन गवर्नमेंट हम खरीद ही रही है और ऊपर से हमको बहुत पुश कर रही है कि आप एक्सपोर्ट करो यहाँ से. और उसके लिए जो भी सपोर्ट चाहिए, एम्बेसी सपोर्ट, मार्केटिंग सपोर्ट, फंडिंग सपोर्ट, सब मिल रहा है. मतलब इट्स अ वेरी वेरी गुड टाइम फॉर इंडियन डिजाइनर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स. हमारे साथ सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के चेयरमैन एस.पी. शुक्ला साहब हैं. उनसे बात करते हैं कि भारत और अफ्रीकन नेशंस का हमारी जो साझेदारी है वो किस तरीके से आगे बढ़ रही है. सर, पहली तरह का अपने तरह का ये आर्मी चीफ्स कॉन्क्लेव है, किस दिशा में आगे बढ़ रहा है? मैं कहूँगा ये बहुत ही अच्छा प्रयास है. पहला डायलॉग है जैसा कि आपने कहा. एक तरफ इंडिया और दूसरी तरफ 31 कंट्रीज ऑफ अफ्रीका, सभी के हाई लेवल डेलीगेशन थे. कई डिफेंस चीफ थे, डिप्टी चीफ थे और बाकी जगह से भी सीनियर आर्मी ऑफिसर्स थे. प्रयास यही था कि पहली बात उनको कैपेबिलिटी दिखाई जाए कि हम लोग इंडिया में क्या करते हैं, हमारी इंडस्ट्री की क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, हम किस तरह के इक्विपमेंट बना रहे हैं और आगे भी हमारा क्या प्लान है किस तरह के इक्विपमेंट बनाने का. तो ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है जो इंडियन आर्मी ने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने लिया और जनरल पांडे ने इसको होस्ट किया. दूसरी चीज़ जो मैंने देखी, बहुत हाई लेवल ऑफ ट्रस्ट है, विश्वास है इंडिया और अफ्रीका के बीच में. दोनों ही पास्ट में कॉलोनाइज हुए थे. कई विदेशी ताकतों ने दोनों को कॉलोनी बनाकर रखा. कॉलोनाइजेशन के बाद दोनों ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शुरू किया, कैपेबिलिटीज़ बिल्ड करनी शुरू की. तो ये कोऑपरेशन जो है एक तरह से कहा जा सकता है साउथ साउथ कोऑपरेशन है. पहले ज़्यादा इक्विपमेंट के लिए आप जो आज के डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन पर डिपेंड करते थे. अब धीरे धीरे साउथ टू साउथ कोऑपरेशन में नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं. अब एक प्रश्न ये आता है कि इंडिया से
इक्विपमेंट लेने में हमारे अफ्रीकन फ्रेंड्स का क्या लाभ है, उनको क्या एडवांटेज मिलेगा। तो देखिए, हमारा कोऑपरेशन अफ्रीकन कंट्रीज से काफ़ी समय से चल रहा है, लेकिन शुरू में ये था कैपेसिटी बिल्डिंग में। हमारे देश में काफ़ी अफ्रीकन मिलिट्री पर्सनल की ट्रेनिंग होती थी, हमारी एकेडमीज में वो लोग कोर्स करते थे। दूसरी तरफ हमारे पीस कीपर्स यूएन पीस कीपिंग मिशन में अफ्रीका जाते थे। ज़्यादातर मिशन जो हैं पीस कीपिंग मिशंस यूएन के अफ्रीका में हैं, और इंडिया सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है पीस कीपर्स प्रोवाइड करने के लिए। तो हमारे लोगों को अफ्रीका का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, अफ्रीकन मिलिट्री पर्सनल का इंडिया में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। ये जो है एक यूनिक एडवांटेज है दोनों साइड का। इसके ऊपर बिल्ड करना आसान है, यदि आप चाहें तो इक्विपमेंट की कैपेबिलिटी समझिए और वो भी लेना शुरू कीजिए। तो मेरे ख्याल से ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। यू आर रिप्रेजेंटिंग इंडस्ट्री, इंडियन इंडस्ट्री, तो किस तरह के डिफेंस इक्विपमेंट्स को लेकर आप देख रहे हैं कि जो अफ्रीकन नेशन है उनके साथ हम कोलैबोरेटिव मोड में आगे बढ़ सकते हैं? जिस तरह की जो आर्मी चीफ है उन्होंने भी बात की कि हम कोलैबोरेटिव मोड में आगे बढ़ सकते हैं जो हमारी फ्यूचर की चीज़ें हैं उनको लेकर। तो किस तरह के डिफेंस इक्विपमेंट्स को लेकर इंडियन इंडस्ट्री है वो टारगेट कर रही है? अफ्रीका देखें तो इस वक्त 56 कंट्रीज़ हैं और काफ़ी कंट्रीज़ लैंडलॉक्ड हैं। केवल कोस्टल कंट्रीज़ जो हैं वो उनका मैरीटाइम बॉर्डर है। तो पहली बात तो क्लियर है कि अफ्रीका में सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट जो है वो लैंड सिस्टम्स की है, क्योंकि काफ़ी लैंड बॉर्डर एक दूसरे से शेयर करते हैं। तो आर्मर्ड व्हीकल जो हैं वो सबसे ज़रूरी इक्विपमेंट है अफ्रीका में आज की तारीख में। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको केवल लड़ाई में ही काम आता है। टेररिस्ट वायलेंस होती है, इंसर्जेंसीज होती हैं। आर्मर्ड व्हीकल्स जो हैं वो दे प्रोटेक्ट लाइफ, जैसा कि हम कहते हैं, और हमारा मोटो है महिंद्रा डिफेंस में कि वी प्रोटेक्ट दोज हु प्रोटेक्ट अस। ये जो आर्मर्ड व्हीकल्स है दैट इज़ द लार्जेस्ट। दूसरा जो है टेलीकम्युनिकेशन बेस्ड, रडार बेस्ड है, जहां आप थ्रेट को दूर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये आज की तारीख में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और उसके बाद आएगा नेवी और एयरफोर्स रिलेटेड इक्विपमेंट। तो उसके ऊपर अभी हमारी ज़्यादा इंक्वायरीज अफ्रीका और इंडिया में शुरू नहीं हुई है, लेकिन ये आने वाले समय में वो भी शुरू होगी। इंडिया अफ्रीका आर्मी चीफ्स कॉन्क्लेव पर किस तरीके से हम अफ्रीका के साथ और साझेदारी बढ़ा रहे हैं, इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए फिक्की डिफेंस जो कमेटी है उसके चेयरमैन अरुण रामचंदानी जी हैं। सर, सबसे पहले अफ्रीकन नेशंस का जो कोलैबोरेशन है, जो हमारा कोऑर्डिनेशन है, वो किस तरीके से आगे बढ़ रहा है? तो देखिए, ये जो कॉन्क्लेव है ये अब हमारा तीसरा इंटरेक्शन है और काफ़ी मतलब अपॉर्चुनिटीज़ है अफ्रीकन नेशन में। जहाँ तक इंडिया की डिफेंस इंडस्ट्री है उसकी काफ़ी ग्रोथ हुई है और हम जैसे जैसे आत्मनिर्भर हो रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट्स भी आज कंटेम्प्ररी हो रहे हैं और हमें लगता है कि हमारे प्रोडक्ट्स हम अफ्रीकन नेशंस को काफ़ी हद तक दे पाएंगे। अफ्रीकन नेशन जो है उनके पास काफ़ी लेगेसी इक्विपमेंट है जो मॉडर्नाइज हो सकती है और इंडियन टेक्नोलॉजी से हम इसको मॉडर्नाइज कर पाएंगे। खास तौर पे जिस तरीके की एक्सरसाइज हो रही है उसका कैपेसिटी बिल्डिंग की बात हो रही है, और चूंकि आप इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं तो किस तरह के इक्विपमेंट्स की नीड है वहाँ, किस तरह के देख रहे हैं आप कि कौन से इक्विपमेंट्स हैं जो अफ्रीकन नेशंस को हम दे सकते हैं? तो अफ्रीकन नेशन में काफ़ी लैंड सिस्टम्स की ज़रूरत है, तो आर्मर्ड प्लेटफॉर्म्स, आर्मर्ड व्हीकल्स, इस तरीके की चीज़ें हैं। फिर स्मॉल आर्म्स एमिनेशन, इसकी भी ज़रूरत है। इसके अलावा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, रेडार सिस्टम्स, कोस्टल रेडार सिस्टम्स, इस तरीके की इक्विपमेंट की ज़रूरत है और मुझे लगता है कि इंडियन इंडस्ट्री में वो क्षमता है कि हम इन नेशंस को ऐसे इक्विपमेंट सप्लाई कर पाएँ। हमारे साथ बातचीत करने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल डीपी शिगितकर जी हैं। सर, सबसे पहले डीडी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले बात ये है कि सर अफ्रीका के साथ हमारा जो रक्षा सहयोग है किस तरीके का रहा है और इसको लेकर किस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं?
सबसे पहली बात तो है कि अफ्रीका के साथ में या पूरा अफ्रीका सब कॉन्टिनेंट जो हम बोलते हैं या कॉन्टिनेंट बोलते हैं, उसके साथ में हमारे जो संबंध हैं ये बहुत पुराने हैं। भारत को स्वतंत्रता मिलने के पहले ही शुरुआत हमारी हुई थी साउथ अफ्रीका से, महात्मा गांधी जी से, नेल्सन मंडेला ने वो काम किया, तो ये बहुत वर्षों तक जाता है। लेकिन आज के ज़माने में जब हम इस पर कॉन्क्लेव की बात करते हैं 2023 में, इसकी आवश्यकता पड़ी है क्योंकि अभी भारत और अफ्रीका के संबंध जो हैं वो अलग अलग पहलू पर बढ़ रहे हैं। आर्थिक पहलू पर बढ़ रहे हैं, औद्योगिक पहलू पर बढ़ रहे हैं, शैक्षणिक पहलू पर बढ़ रहे हैं और सबसे बड़ी बात जो है वो सैनिक पहलू पर भी बढ़ रहे हैं। क्योंकि जिन राष्ट्रों ने अफ्रीका को गुलाम बना करके रखा था, उन राष्ट्रों ने कभी भी अफ्रीकन नेशंस को अपने आप पनपने नहीं दिया। गुलामी का कारण था, उनकी जो सुरक्षा थी उसका ध्यान नहीं दिया, उनका जो संरक्षण था उसका ध्यान नहीं दिया। वो कारण ये हुआ है कि अब उनको लगता है कि इन तमाम आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए उन्हें कुछ और करना चाहिए और भारत ने इस पर पहल की है। हमारा ये चौथे प्रकार का है। पहले हुआ था कॉन्क्लेव, लखनऊ में हुआ है, दूसरी जगहों पर हुआ है, औद्योगिक फील्ड में हुआ है, इंडस्ट्रियल फील्ड में हो रहा है, व्यापार के क्षेत्र में हो रहा है, साइंस के फील्ड में हो रहा है, शैक्षणिक क्षेत्रों में हो रहा है, शिक्षण व्यवस्था में हो रहा है और अब ये जो है वो सामरिक व्यवस्था पर कॉन्क्लेव हो रहा है। सर, जैसा कि आर्मी चीफ ने कहा कि टेररिज्म एक कॉमन थ्रेट्स है, तो आपको क्या लगता है कि भविष्य में इस खासतौर पर टेररिज्म की बात करी तो किस तरीके से सहयोग को और आगे लेकर जाया जा सकता है? आज अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में देखा जाए तो टेररिज्म और इंसर्जेंसी जो है, जिसको हम बोलते हैं और गृह युद्ध जिसको हम बोलते हैं, ये सबसे बड़ी दो समस्याएं हैं। और कुछ देश ऐसे भी हैं जिनका संबंध ठीक ना होने के कारण वो भी इन बातों को बढ़ावा देते हैं। इसलिए भारत अपने अनुभव के आधार पर हमने पूरे नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी को तकरीबन ख़त्म कर दिया है, ख़त्म हो गई है। और अभी वही नॉर्थ ईस्ट जिसको हम बोलते थे फॉरगॉटन नॉर्थ ईस्ट, फॉरगॉटन ईस्ट इज नाउ बिकमिंग द मेन पार्ट ऑफ इंडिया। कश्मीर में हमने काबू पा लिया, पंजाब का आतंकवाद हमने ख़त्म कर लिया है। तो हमारा जो अनुभव है, इस अनुभव को हम उन राष्ट्रों के साथ शेयर करेंगे कि जिनमें अभी ये नई समस्याएं जूझ रहे हैं। रक्षा की हमारी खास पेशकश में आज आपने देखा कि किस तरीके से आर्मी चीफ्स कॉन्क्लेव के जरिए भारत और अफ्रीकी देशों के बीच सहयोग बढ़ रहा है और इसके साथ ही एफ इंडेक्स ने किस तरीके से जो अफ्रीकी सेनाएं हैं उनमें कैपेसिटी बिल्डिंग की है। तो आज के रक्षक में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़।